So dear friends, greetings of the day. Myself C. Ahmed Karunia, Assistant Professor, Department of Accountancy and Business Statistics, Faculty of Commerce, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, स्टेट राजस्थान। आज के इस वीडियो में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो जो वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसकी शुरुआत हुई 1961 से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। नियम भी लागू हुए, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इसके साथ प्रत्येक वर्ष जो स्लैब रेट डिसाइड की जाती है, टैक्स रेट डिसाइड की जाती हैं, वो फाइनेंस एक्ट द्वारा डिसाइड की जाती है। तो हमें हर साल के फाइनेंस एक्ट को पढ़ना होता है। और इसके साथ ही बीच में भी अगर कभी कुछ परिवर्तन करना होता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन द्वारा समय समय पर चेंजेस करती रहती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं उनके बेस पे भी इनकम टैक्स एक्ट में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, होते रहते हैं। तो इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर इनकम टैक्स किस तरह से लेविड होता है, किस तरह से लगाया जाता है, तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं जो हमें नॉलेज में होने चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स उसी पर्सन पर लगेगा जो कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स की अमाउंट से ज्यादा हो। मतलब ऐसी अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं लगता, उससे ऊपर की अमाउंट अगर अर्निंग कर रहा है कोई कम पर्सन, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स देना होता है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट की कि कौन सी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे इंडिविजुअल, मेल हो या फीमेल हो, पर भारतीय रेजिडेंट होने चाहिए जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा की हो। 5 लाख रुपए इनकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, इनको टैक्स नहीं देना होता। अगर हम ऐसे इंडिविजुअल्स की बात करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल या ट्रांसजेंडर, परंतु रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए और जिनकी आयु 60 साल से लेकर 80 साल के बीच की हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में 60 से 80 के बीच में रहे हों, उनकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख। अब हम बात करेंगे उनकी जो 60 साल से कम के हैं या भारत के रेजिडेंट नहीं हैं। फिर से उनकी बात कर रहे हैं, रेजिडेंट इन इंडिया जिनकी आयु 60 साल से कम की है, और या फिर जो कि नॉन रेजिडेंट हैं, तो उस दशा में उनकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपए। अगर इससे ज्यादा है तो उनको इनकम टैक्स पे करना होता है। कुछ एक और पॉइंट नया जोड़ा गया है 115 BSC, जो आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एन इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, अगर वो 115 BSC सेक्शन का चूज कर रहा है, नई स्लेब रेट्स जो बताई गई हैं उसका चूज वो कर रहा है, तो उस केस में उसकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 रहेगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, चाहे वो पुरानी स्कीम में रहते हैं या नई स्कीम में जाते हैं, 2,50,000 की मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर किसी भी पर्सन की, उसके मेंबर्स की मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है 2.5 लाख से ज्यादा, तो उस पर भी 2.5 लाख की लिमिट लगेगी। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जो है उन पर 2.5 लाख की लिमिट है। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन चारों के केस में कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। मीन्स 10 रुपए से 1 रुपए से उनकी टैक्सेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल की टैक्स इनकम पर टैक्स लगता है, लेकिन टैक्सेबल जो होता है वो आने वाले असेसमेंट ईयर में होता है। मतलब अगर हम लोग असेसमेंट ईयर 2021-22 की बात कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर 20-21 होगा। 20-21 की जो इनकम कमाई जाएगी वो असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्सेबल होगी। प्रीवियस ईयर 21-22 में जो इनकम कमाई जाएगी वो असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्सेबल होगी। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के रेट्स की। तो ये 2 रेट्स हैं, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट ऐसी रेट्स हैं
जो सालाना फिनेंस एक्ट जब आता है, डिक्लेयर किया जाता है, उस फिनेंस एक्ट में बताई जाती है, जबकि स्पेशल रेट्स जो हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में ही समाहित हैं, उसी में रेट्स बताई गई हैं। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% लगती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे 15% रेट्स हैं। ये जो स्पेशल रेट्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में ही बता दी गई हैं। इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। सबसे पहली डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 ब्रैकेट 31 में पर्सन की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन में 7-8 हमारे पास कैटेगरीज बांटी गई हैं। सबसे पहली है इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जैसे हम लोग हैं नॉर्मल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इन कैटेगरीज में जो भी बंदा आएगा वो पर्सन की डेफिनेशन में गिना जाएगा। जो भी, जैसे इंडिविजुअल की बात करें तो हम लोग इंडिविजुअल हो गए, प्राकृतिक व्यक्ति हो गए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, एंसेस्ट्रल मिला हुआ बिजनेस, अगर बंटवारा नहीं हुआ है वो बिजनेस अगर परिवार के सदस्यों द्वारा ज्वाइंटली किया जा रहा है तो उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म आप लोग समझते ही हैं। कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में स्थापित हो या वो किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई हो तो वो पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल्स बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई वर्क कर रहे हैं, बिना किसी पार्टनरशिप के कोई वर्क कर रहे हैं तो उन्हें हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहेंगे, अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं। अगर इन कैटेगरीज में से एक पार्टनरशिप फर्म ले लीजिए और 2 इंडिविजुअल ले लीजिए, अगर ये पार्टनरशिप फर्म और 2 अलग से इंडिविजुअल, पार्टनर नहीं बोल रहा, अलग से इंडिविजुअल अगर आपस में कोई साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो उसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे। या 2 कंपनियां मिलकर आपस में कोई काम करे उसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे। लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, नगर निकाय इत्यादि हो जाएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में बात करें तो हमारे देश की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, मंदिर के ट्रस्ट हैं, वो इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। अगली डेफिनेशन हमारे पास है असेसी की, करदाता की, सेक्शन 2 ब्रैकेट 7। असेसी की डेफिनेशन में अगर हम कहें तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके द्वारा कोई टैक्स का पेमेंट किया जाना है, एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, तो वो असेसी की डेफिनेशन में चला जाता है कि जिसका कोई कर चुकाना दायित्व बनता है या कोई अन्य सम पेमेंट करना दायित्व बनता है, उस दशा में वो असेसी माना जाएगा। इंक्लूड्स द फॉलोइंग, 3 कैटेगरी बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा। एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग्स इज गोइंग ऑन, अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कार्यवाही चल रही है, वो असेसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बाहरी एनआर का या किसी मेंटली रिटार्डेड पर्सन का रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस दशा में भी वो असेसी माना जाएगा, डीम्ड टू बी असेसी माना जाएगा। और किसी गलती के कारण अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे असेसी मानता है तो वो भी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। तो 4-5 कैटेगरीज मेरे हिसाब से हैं। टैक्स बनता है, कोई अदर सम पे करना है, किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, डीम्ड असेसी है या असेसी इन डिफॉल्ट है, उसे हम लोग असेसी की डेफिनेशन में लेते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर के डेफिनेशन की। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1st day ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर हम लोग बात करें सिंपल असेसमेंट ईयर की तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक समाप्त होता है। असेसमेंट ईयर कभी छोटा पीरियड नहीं होता, हमेशा 12 महीने का होगा। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अगर हम कहें तो 1 अप्रैल 2021 से चालू होगा और 31 मार्च 2022 को जाके समाप्त होगा। इसका जस्ट प्रीवियस ईयर जो अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो डेफिनेशन भी यही है कि द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर। इंपॉर्टेंट बात करें तो ऑल असेसीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर, एक जैसा प्रीवियस ईयर फॉलो करना है। दिवाली से दिवाली या जुलाई से जून नहीं चलेगा, अप्रैल से मार्च ही फॉलो करना है। इसके बाद में
इनकम टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर में कमाया जाएगा, लेकिन असेस्ड जो होगा वो असेसमेंट ईयर में होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। अब ये 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न की जाती है और प्रीवियस ईयर में ही असेस कर दी जाती है। 5 केसेस, सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन एनआरआईज जो हैं वो शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए उनकी फ्रेट जो भी उस शिप का लिया जा रहा है उस फ्रेट का 7.5% प्रॉफिट मान लिया जाता है उसी ईयर में, जिस ईयर में वो शिप अपने यहाँ आया है प्रीवियस ईयर में, उसी ईयर में उसको असेस कर दिया जाता है। सेक्शन 174 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़कर परमानेंटली भारत के बाहर जा रहा है, तो जैसे आज की तारीख में 26 दिसंबर को कोई इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो उस दशा में उसको टैक्स अभी पे करके जाना होगा। 1 अप्रैल से लेकर 26 दिसंबर तक जो भी उसने इनकम अर्न की है इंडिया में, उसे टैक्स अभी का भी पे करके फिर इंडिया छोड़ना होगा अगर परमानेंटली जा रहा है। अगर वो वापस आने का है तो फिर ये सेक्शन नहीं लगेगा। सेक्शन 174A ये कहता है कि एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाए गए हैं और उनके समापन की पूरी संभावना है, छोटे पीरियड में उनका समापन हो जाएगा, तो इस दशा में उनका असेसमेंट उसी ईयर में हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। सेक्शन 175 बोलता है अगर कोई व्यक्ति टैक्स बचाने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है टैक्स अवॉइड करने के लिए, तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाएगा। और सेक्शन 176 बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने बिजनेस को बंद कर दिया है, तो जिस ईयर में बिजनेस बंद किया है उसी ईयर में उसे टैक्स देना होगा। प्रीवियस ईयर में अर्न भी हुआ और प्रीवियस ईयर में ही वह असेस्ड भी हो जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग, ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स हैं। आप लोग जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स होते हैं, हमें याद होने चाहिए। ये 5 हेड्स हैं हमारे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड्स की टोटल को ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। लेकिन याद रखिए इनमें जो क्लबिंग प्रोविजंस हैं, मीन्स अदर पर्सन की इनकम पर कब टैक्स दूसरे अनदर पर्सन की हैंड्स में लगता है, वो क्लबिंग के रूल्स यहाँ लगेंगे सेक्शन 64 वाले। प्लस अगर कोई लॉसेस हैं तो वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होने के बाद में जो पैसा बचेगा वो ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन में आएगा। अब बचती है टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो आपने फाइंड आउट की, उसमें से अगर हम चैप्टर 6A के 80C से 80U के डिडक्शंस माइनस कर दें तो जो रेस्ट अमाउंट होगा वो हमारे लिए टोटल इनकम कहलाएगा। इसके बाद इस पार्ट के एंड में मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेक्शन 288 टोटल इनकम को राउंडिंग ऑफ का रूल बताता है। 10 रुपीज में आपको राउंडेड ऑफ करना होता है। अगर 2,87,886 फिगर हो रहा है तो आप उसे 90 रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। 85 हो रहा है तो भी 90 रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। 84 हो रहा है तो आप 80 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 रुपीज में आपको राउंडेड ऑफ करना है। इसी प्रकार से सेक्शन 288B जो है वो भी इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी, फाइन या कोई दूसरा जो सम पेबल है उसे 10 रुपीज में राउंडेड ऑफ करने के लिए कहता है। तो इस पहले पार्ट को मैं यहीं रोकता हूं। इस पहले पार्ट में हमने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख ली हैं। थैंक यू।